Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about temperate grasslands. आज हम सीखेंगे temperate grasslands के बारे में. So let's get started. A large part of Earth's surface is covered with grasslands. है ना? अर्थ का बहुत बड़ा जो एरिया है वो grassland से कवर है. As the name suggests, grasslands are plains where grasses grow. Grasslands क्या होती है? एक ऐसी प्लेन होती है जहां पर grasses यानी घास वो उगती है. Trees in high mountains are hardly seen here. यहाँ पर trees नहीं दिखते और mountains भी नहीं दिखते. ठीक है. This region is located in the temperate region away from the equator between the Tropic of Cancer 23.5 degree north and the Arctic Circle 66.5 degree north in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south and the Antarctic Circle 66.5 degrees south in the southern hemisphere. तो ये जो आपका जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इक्वेटर से थोड़ा सा दूर. किन दो चीज़ों के बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो सदर्न हेमिस्फेयर में है. ठीक है. दीज रीजन्स आर नोन फॉर ग्रासलैंड्स. और ये जो जगहें हैं ये अपनी ग्रासलैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं. ओके अब आप यहाँ पर देखोगे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में. एशिया में क्या बुलाया जाता है इनको? स्टेप्स. यूरोप में भी स्टेप्स. नॉर्थ अमेरिका में क्या बुलाया जाता है इनको? प्रेरीज. साउथ अमेरिका में पैम्पर्स. साउथ अफ्रीका में वेल्ट. ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. ऑल्सो फाउंड इन न्यूजीलैंड. जो डाउन्स है वो न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं. तो इस तरीके से इनके अलग अलग नेम्स होते हैं कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग. ऑलराइट, ऑल दीज ग्रासलैंड्स हैव वेरी रिच सॉइल. इन ग्रासलैंड्स के पास जो सॉइल होती है वो काफ़ी रिच और फर्टाइल होती है. Because of this, a large area of the grassland have been converted to farms for growing food. है ना? तो क्या करा गया है? इस रीजन की वजह से, फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो एरिया है उसको फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि हम लोग अनाज उगा सकें. The grasslands of the northern hemisphere, that is prairies and the steppes, lie in higher latitudes as compared to the ones in the southern hemisphere. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं ना वो हाई लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं. ठीक है. और सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा सा लैटिट्यूड इनका कम होता है. ओके, दैट इज पैम्पास, द वेल्ट and the downs. Thus, crops can only be grown in the warmer months in the northern hemisphere. इसका मतलब क्योंकि ये हायर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं मतलब ठंडे एरिया में, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो कब उगा सकते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ जो महीने जिनमें गर्मी पड़ती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लाइमेट. The grasslands of the northern and southern hemispheres experience different climates. है ना? ये जो grasslands होते हैं ना इनके अलग अलग climates होते हैं northern और southern hemisphere में. In the northern hemisphere, the grasslands are located in the middle of the continents. है ना? northern hemisphere में जो grasslands होते हैं वो continents के middle में होते हैं. Thus, these regions are very hot in summer and very cold in winter. तो ये जो regions होते हैं ना ये गर्मियों में तो इतने ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. The hot winds called Chinook, जो Chinook जिनको हम गर्म winds कहते हैं, ठीक है, blow in spring over the prairies, help to melt snow and make grazing possible. तो ये जो हॉट विंड्स होती है जिनको हम चिनूक कहते हैं ये क्या करती हैं? ये बर्फ को पिघला देती हैं. कहाँ पे? प्रेरीज में. ठीक है. प्रेरीज में ये बर्फ को पिघला देती है ताकि लोग जो हैं वहां पर ग्रेजिंग करवा सके अपने एनिमल्स को. Next, strong winds often blow in the grasslands because there are no mountains and trees to slow down them. है ना? जो prairies होती हैं या जो हम कोई भी अगर हम grasslands की बात करें ना तो वहाँ पर बहुत तेज हवा बहती है. क्यों? ताकि वहाँ पर mountains नहीं होते जो उनको रोक सके.
In the southern hemispheres, these grasslands are located near the coast, है ना. Southern hemisphere में ये कहाँ पर होते हैं? कोस्टल एरिया में, पानी के पास ज़्यादा होते हैं. Here the climate is moderate. और हमने पहले बहुत बारी सीखा है कि अगर कोई भी जगह पानी के पास है, सी के पास है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट रहता है. Also in the winter months the sea has a moderating influence on the climate, है ना. सर्दियों में क्या है? moderating influence होता है climate का, मतलब change होता है, मतलब थोड़ा हल्का बहुत ही, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. The climate is very pleasant throughout the year. It means पूरे साल जो temperature है वो बहुत ज़्यादा शांत, pleasant रहता है. Plant life. Temperate grasslands can be divided into tall grass areas and short grass areas. जो temperate grasslands होते हैं, grasslands, इनको हम divide कर सकते हैं दो areas में. कौन सा? Short grass areas और tall grass areas. Since there is more rainfall in the prairies region of North America, the grasses are tall. है ना. तो जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतनी ज़्यादा ग्रासेस जो होंगी वो टॉल होंगी. इन स्टेप्स, सिंस द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज मोर, ग्रासेस आर शॉर्ट. ठीक है. तो जो स्टेप्स वाले, जहाँ पे हम ग्रासेस को स्टेप्स बोलते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में ग्रासेस क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं. The soil of temperate grassland is very fertile. The roots of the grasses go deep into the soil and provide a rich source of nutrients when they die and rot. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली कि जो ये रूट्स होती हैं इन ग्रासेस की, वो बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं. ठीक है. और डीप जाने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कहते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से खींचती हैं. ओके. और ये क्या करती हैं, जब ये डाई हो जाती हैं ये रूट्स और ये ग्रासेस, तब ये सॉइल को और ज़्यादा क्या कर देती हैं? फर्टाइल कर देती हैं. The soil is home to many living creatures such as worms and insects which add to the richness of the soil. Soil में जो बहुत सारे insects रहते हैं, ठीक है, जो इसकी fertility को और भी बढ़ाते हैं. Okay. Because of the fertility of the soil, these regions have largely been converted into agricultural lands, है ना. तो क्या है? बिकॉज इनकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से इन ग्रासलैंड्स को एग्रीकल्चरल फार्म्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स बना दिया गया है. इन द नदर्न हेमिस्फेयर द ग्रास बिकम्स ड्राई एंड ब्राउन ड्यूरिंग विंटर्स, है ना. नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? ये जो ग्रास होती है ना, ये ब्राउन कलर की हो जाती है और सूख जाती है सर्दियों में. ठीक है. एंड इवेंचुअली डाई, और फिर मर जाती है. But the roots remain buried in the soil and grow again in spring. But जो roots होती है ना, वो नहीं मरती, वो अब सॉइल के अंदर रहती हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये दोबारा से जिंदा हो जाती हैं, दोबारा से नई उग जाती हैं उन्हीं रूट्स में से. The temperate grasslands of southern hemisphere do not get so cold in winters. जो temperate grasslands होती हैं जो कि southern hemisphere में हैं, वो ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा कोल्ड नहीं होती. ठीक है. कब? सर्दियों में. The grass remains green and alive throughout the year. मतलब जो ग्रासलैंड जो सदर्न हेमिस्फेयर में है ना, वो पूरे साल ग्रीन रहती हैं, मतलब विंटर्स में भी वो ग्रीन रहती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. अब हम यहाँ के एनिमल के बारे में जानेंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वेराइटी ऑफ rodents. ठीक है. यहाँ पे बहुत टाइप के rodents रहते हैं, लाइक रैट, हेयर, रैबिट, prairie dog and hamster. Some of the large animals in the grasslands of the northern hemisphere are bison. है ना. तो यहाँ के जो large animals हैं उनमें किनका नाम आता है? bison का. and grizzly bears. कौन है? bison and grizzly bears. In the southern hemisphere, llamas and anacondas are found. southern hemisphere में कौन पाया जाता है? llamas और anacondas. Animals such as deer, antelope, lion, cheetah, leopard, elephant, giraffe and hippopotamus are found in wild area. तो wild area में ये सारे animals पाए जाते हैं. Australian grasslands are home to kangaroos and wallabies and koalas. ठीक है. जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स में kangaroos, wallabies and koalas पाए जाते हैं. Many migratory birds are also found such as swallow. बहुत सारी migratory birds भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि swallow.
Many small animals of this region, such as squirrels and hedgehogs, hibernate in winter. तो बहुत सारे जैसे कि एनिमल्स, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जो कि स्क्वेरल है, हेजहॉग्स है, ये हाइबरनेट करते हैं। मतलब गर्मियों में तो ये लोग काम करते हैं, मेहनत करके फूड इकट्ठा करते हैं, और सर्दियों में ये लोग रेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं हाइबरनेशन। नॉलेज वॉल्ट। The American buffaloes, known as the bison, which were very common earlier, are almost extinct now. है ना, इनको bison कहते हैं, ठीक है, जो कि अमेरिकन बफलोज होती हैं। आज की डेट में ये लोग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये जो एनिमल की स्पीसी है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे लोग किस टाइप के रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। Various types of activities are carried out in grassland region, है ना, जो यहाँ के लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। These grasslands have suitable climate and fertile soil for the growth of grasses like wheat and maize. तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इतना अच्छा है, सॉइल इतनी फर्टाइल है कि यहाँ पे हम लोग वीट और मेज की ग्रासेस भी उगा सकते हैं। In the prairies of North America, crops such as wheat, barley, rye, flax and oat are grown, है ना। तो ये सारी की जो जितनी भी ये क्रॉप्स हैं ये कहाँ पर उगाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका में। In fact, prairies are the biggest wheat producing areas in the world and USA exports surplus wheat to other countries. तो यूएसए में क्या है, प्रेरीज जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है वीट जनरेशन का, और जो यूएसए वो क्या करती है, जब एक्स्ट्रा वीट होता है वो बाकी कंट्रीज को भी सेल करती है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो प्रेरीज को हम ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। द कल्टिवेशन इज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इन अ मैकेनाइज्ड फैशन हेयर। यहाँ पे ना कल्टीवेशन करी जाती है बहुत ही टेक्नोलॉजी से और मतलब मशीन से। मशीन्स कॉल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर्स आर यूज्ड टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, है ना। बड़े बड़े मशीन और मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है उनसे हार्वेस्टिंग करी जाती है। व्हीट इज ऑल्सो ग्रोन इन रशिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। जो व्हीट है वो कहाँ कहाँ पे और उगाई जाती है, रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ह्यूज स्टोरेज बिन्स कॉल्ड silos are commonly used for bulk storage of grains, है ना। जो बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बिन्स होते हैं यहाँ पे जिनको हम सिलोस कहते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बल्क में ना ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। On each farm there are small homesteads where the farmer's family and some workers stay. फार्म में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे होम स्टेज होते हैं जहाँ पर फार्मर्स और वर्कर्स जो हैं वो रहते हैं। Besides agriculture, livestock ranching is an important activity in the grassland. ना, livestock ranching जो है वो भी एक बहुत important activity है यहाँ पर। In these grasslands, special grasses such as alfalfa and clover are grown for the animals, है ना। अल्फाल्फा क्लोवर जो है यहाँ पर जो है उगाया जाता है, किसके लिए, एक तरीके का चारा होता है, एनिमल्स के लिए उगाया जाता है। न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन डाउन्स। जो न्यूजीलैंड है वो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। काउ बॉयज इन नॉर्थ अमेरिका राइड हॉर्सेस एंड टेक केयर ऑफ द कैटल इन फार्म्स कॉल्ड रैंचेस, है ना। जो काउ बॉयज होते हैं वो कैटल्स का ख्याल रखते हैं। ओके, इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड गोचोस, ठीक है, साउथ अमेरिका में इनको गोचोस कहते हैं। दे राउंड अप कैटल ऑन इनॉर्मस फार्म्स नॉन एज एस्टेंसियस। These cowboys are skilled horsemen. ये जो cowboys होते हैं ये skilled horsemen भी होते हैं, इनको skill आती है, ठीक है। At present, Argentina is one of the leading exporters of meat and leather products, है ना। जो अर्जेंटीना है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस है मीट और लेदर प्रोडक्ट्स को बाहर बेचने में। Nomadic herding is practiced by tribes which are still found in the grasslands. Some of the tribes are the Kyrgyz of the steppes who graze oxen, sheep, goats and horses. तो यहाँ पे क्या होती है ना, nomadic herding भी होती है, मतलब समझो कि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ठीक है, अपने कैटल्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ, और ये ग्रासलैंड में होता है। कुछ यहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, किर्गिज बोलते हैं,
ये अपने एनिमल्स को जो है ग्रेज करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स कौन कौन से हो गए, ऑक्सन, शीप, गोट्स, हॉर्सेस, ओके। दे आर नाउ ऑल्सो सेटलिंग डाउन टू फार्म लाइफ। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये धीरे धीरे नोमैडिक से बाहर आकर, नोमैड्स ना होकर अब ये सेटल हो रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं। नोमैड्स क्या होते हैं, वो एक जगह पर नहीं रहते, बट फार्म लाइफ में वो फिक्स जगह पर रहते हैं। अनदर ट्राइब कॉल्ड हॉटेनटॉट्स इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका। हॉटेनटॉट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में। हु रियर कैटल, गोट एंड शीप। ये लोग क्या पालते हैं, कैटल, गोट और शीप पालते हैं। Nowadays, these tribes are settling down in towns and cities and leading a settled life. अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये नोमैड्स भी जो है टाउन्स में आके सेटल हो रहे हैं। All right, so we have read the chapter. Now let's do the exercise. Tick the correct option. The temperate grasslands in Australia are called downs. Okay. What type of grasses are found in prairies? तो prairies में क्या मिलता है हमें, कौन सी grasses मिलती हैं, tall. Okay. Alfalfa and clover are grasses. Where do Hottentots live? Hottentots कहाँ पर रहते हैं, South Africa में. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. The cowboys are skilled horsemen. Dash are the biggest wheat producing areas in the world. Prairies. The grasslands of the dash are called pampas. South America. The dash winds called Chinook blows in spring over the prairies. Hot. In the steppes, grasses are dash. Grasses क्या होती हैं steppes में, short. Write T for true and F for false statements. Temperate grasslands have very rich soil. True. The grasslands of Australia are called steppes. False. Strong winds often blow in the grasslands. True. In steppes, grasses are short. True. South African grasslands are home to kangaroos and koalas. False. Alright, my dear students, so these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care, bye-bye.